गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग पाठ 12 विराम चिन्ह इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि विराम चिन्ह क्या होता है। इंग्लिश में आप लोग उसे पंक्चुएशन मार्क्स कहते हो, ठीक है। तो विराम चिन्ह, अब विराम होता क्या है सबसे पहले हम लोग उसको समझ लेते हैं। तो विराम का अर्थ होता है रुकना या विश्राम करना, ठीक। कहते हैं थोड़ा सा विराम कर लीजिए, ठीक है, यानी विश्राम कर लीजिए। विराम का मतलब क्या है? विश्राम करना, रुकना। तो अब रही बात यह है कि हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत विराम क्यों करेंगे, उसको भी देखिए। तो हम लोग आपस में कोई भी बातचीत करते हैं तो बातचीत करते समय किसी शब्द या शब्दांश पर यानी वाक्यांश पर बल देने के लिए थोड़ा सा रुकते हैं ताकि हमारी बात जो है व्यक्ति को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। क्लियर? तो अब जो आ जाए, यदि हम लिखते समय भी जिस प्रकार से हम लोग बोलते हैं और बोलते समय क्या होता है, रुकते हैं, थोड़ा सा वहां पे विराम लेते हैं ताकि अगले व्यक्ति को अच्छी तरह से हमारी बात समझ में आ जाए, आखिर हम उसे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से लिखते समय भी अगर हम लोग विराम चिन्ह का प्रयोग न लें तो अपनी अगर नहीं लेते हैं तो हमारी बात स्पष्ट नहीं हो सकती है। तो इसीलिए अपनी बात को जो हम लोग लिखते हैं तो उस वाक्य में अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए हम लोग विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। क्लियर? अब आइए हम लोग सबसे पहले इस विराम चिन्ह जो है उसकी परिभाषा समझ लेते हैं, डेफिनेशन क्या है उसकी, उसको समझ लेते हैं। फिर हम लोग एक एक विराम चिन्ह के कितने प्रकार के विराम चिन्ह होते हैं उसके बारे में समझते हैं। तो परिभाषा पहले समझते हैं। बोलने, पढ़ने और लिखने के समय, बोलने, पढ़ने और लिखने के समय रुकने के लिए या भाव को स्पष्ट करने के लिए हम जिन विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें ही विराम चिन्ह कहते हैं। फिर से समझिएगा कि बोलने, लिखने और पढ़ने के लिए, पढ़ते समय, फिर से समझिएगा, बोलने, पढ़ने और लिखने के समय रुकने के लिए या भावों को स्पष्ट करने के लिए हम जिन विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे ही विराम चिन्ह कहते हैं। एक बार पुनः सुनिएगा। बोलने, पढ़ने और लिखने के समय रुकने के लिए या अपने भाव को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें ही विराम चिन्ह कहते हैं। तो अब विराम चिन्ह दो तरह से विराम चिन्हों को विभाजित किया गया है। पहला है वाक्य के अंत में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्ह और दूसरा होता है वाक्य के बीच में आने वाले विराम चिन्ह। तो सबसे पहले हम लोग वाक्य के अंत में आने वाले जो विराम चिन्ह हैं उसके बारे में समझते हैं। तो वाक्य के अंत में आने वाले विराम चिन्ह कौन कौन से हैं? पूर्ण विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह और विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो पूर्ण विराम का चिन्ह हम लोग कहां करते हैं? पूर्ण विराम का। तो पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग हम किसी भी वाक्य को पूरा होने पर, जब हम कोई भी वाक्य लिखते हैं और जैसे ही वह वाक्य पूरा होता है तो वहां पर क्या होता है, हम लोग पूर्ण विराम का चिन्ह लगाते हैं। इसका चिन्ह इस प्रकार से है, जैसे मैं घर नहीं जाऊंगा। अब यहां पर क्या हुआ, हमारी बात पूरी हो गई और हमने एक जो चिन्ह लगाया इसे ही पूर्ण विराम का चिन्ह कहते हैं। फिर है प्रश्न सूचक चिन्ह। प्रश्न सूचक, तो प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में जिस चिन्ह का हम लोग प्रयोग करते हैं उसे प्रश्न सूचक चिन्ह कहते हैं। कोई भी प्रश्न किया गया
उसके बाद में जो चिन्ह लिखते हैं उसे कहते हैं प्रश्नसूचक चिन्ह। इसका चिन्ह कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे वह कौन है। हमने प्रश्न किया और वहां पर एक चिन्ह लगाया जिसको कहते हैं प्रश्नसूचक चिन्ह। इसी प्रकार से बात करते हैं एक और जो चिन्ह है वह है विस्मयादिबोधक चिन्ह। ठीक है, तीसरा जो है वह विस्मयादिबोधक चिन्ह है। तो विस्मय, विस्मय मतलब होता है आश्चर्य। तो विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग कहां करते हैं? हर्ष, दुख, शोक, घृणा, आश्चर्य या विस्मय आदि के भावों को व्यक्त करने के लिए वाक्य के अंत में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो विस्मयादिबोधक चिन्ह कहां प्रयोग होता है? हर्ष में, शोक में, घृणा में, विस्मय, आश्चर्य, इन सब में अपने भावों को व्यक्त करने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें विस्मयादिबोधक चिन्ह कहते हैं। इसका चिन्ह कुछ इस प्रकार से होता है। यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि आपकी यात्रा सफल हो। जैसे हमने लिखा आपकी यात्रा सफल हो और उसके बाद हमने विस्मयादिबोधक का चिन्ह लगा दिया। क्लियर हो गया? तो यह 3 चिन्ह थे जो कि वाक्य के अंत में प्रयुक्त होते हैं। अब हम लोग दूसरा जो भेद है वाक्य के बीच में आने वाले विराम चिन्ह कौन कौन से हैं उसको समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो चिन्ह होता है वह है अल्प विराम का चिन्ह। देखिए, पूर्ण विराम मतलब पूरी तरह से जब रुकते हैं तो वहां पर पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। अल्प मतलब तो थोड़ा सा कम, तो अल्प विराम यानी थोड़ा कम रुकना, यानी जहां पर कम रुकना पड़े वहां पर अल्प विराम का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो इसमें कैसे करेंगे? वाक्य में आए एक ही प्रकार के पदों, पदबंधों या उपवाक्यों को अलग करने के लिए हम लोग अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है? तो वाक्य में आए एक ही प्रकार के पदों, पदबंधों या उपवाक्यों को अलग करने के लिए हम लोग अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे यहां पर देखिएगा क्या है, राधा, रेखा और रमेश भाई बहन हैं। बहन भाई हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है? राधा, रेखा। तो राधा और रेखा के बीच में यहां और नहीं लगा होता तो यहां पर भी उसी का चिन्ह लग जाता अल्प विराम का। क्लियर? अब हम बात करते हैं अर्ध विराम की। अर्ध विराम तो वाक्य में जहां पर अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम रुकावट हो, कम रुकना पड़े, वहां पर हम लोग अर्ध विराम का चिन्ह प्रयोग करते हैं। जैसे बात करते हैं कि पर्यावरण हमारा रक्षा कवच है। रक्षा कवच है। यहां पर आप लोग अर्धविराम का प्रयोग करेंगे। फिर दूसरा जो वाक्य यहां पे उपवाक्य लिखेंगे, प्रकृति ने हमें यह दिया है। प्रकृति ने हमें यह दिया है। तो यहां पर हम लोगों ने अर्धविराम का प्रयोग, कोई भी इसका प्रयोग ज्यादातर हम लोग कोई भी स्टेटमेंट्स में या कोई भी कोटेशन डालते हैं उस समय इसका प्रयोग ज्यादातर हम लोग करते हैं। अब बात करते हैं निर्देशक चिन्ह की। तो निर्देशक चिन्ह क्या है?
किसी के कथन से पहले और उदाहरण देने के लिए हम लोग निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे विकास ने कहा, विकास ने कहा, ने कहा। अब यहां पे निर्देशक चिन्ह लगाएंगे, मेरी खिड़की खोल दो, मेरी खिड़की खोल दो, तो मेरी खिड़की खोल दो। ठीक, तो यह जो चिन्ह है वो किसका है? निर्देशक चिन्ह का। बात करते हैं हम लोग विवरण चिन्ह का। तो विवरण चिन्ह क्या है? जब किसी बात का उदाहरण या विवरण अगली पंक्ति में देना हो, किसी भी बात का उदाहरण या विवरण हमें अगली पंक्ति में देना होता है, तो हम लोग वहां पर विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे अच्छे विद्यार्थी में ये गुण होने चाहिए, या अच्छे विद्यार्थी में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। यहां पर हमने क्या किया? विवरण चिन्ह का प्रयोग किया। क्लियर? तो जब किसी बात का उदाहरण या विवरण अगली पंक्ति में देना हो, यानी उसके बाद में अगली लाइन में देना होता है, तो वहां पर हम लोग विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। बात करते हैं हम लोग योजक चिन्ह की। तो योजक चिन्ह क्या है? कि समानार्थी या विपरीतार्थी युग्मों के बीच इसका प्रयोग करते हैं। कोई भी शब्द है, चाहे वो समान हो या फिर उसके विपरीत हो, दो बार उसका प्रयोग करते हैं, तो वहां पर हम लोग योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे दिन रात, दिन रात, दिन दिन, दिन 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 इत्यादि। इस प्रकार से हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से जितने भी विलोम शब्द होंगे यानी विपरीतार्थक शब्द होंगे, एक साथ अगर लिखते हैं, या फिर हम लोग समानार्थी शब्द को लिखते हैं, जैसे कोई भी चीज अगर दो बार रिपीट करते हैं, तो वहां पर योजक चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। अब बात करते हैं हम लोग उद्धरण चिन्ह की, जिसे आप लोग इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। उदाहरण चिन्ह क्या है? इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा दो तरह के होते हैं, सिंगल और डबल। ठीक है, तो जब किसी के कथन को बिना किसी परिवर्तन के, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कोई भी कथन होगा, किसी के कथन को बिना परिवर्तन के ज्यों का त्यों जब लिखा जाता है, तो वहां पर हम लोग उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, दोहरे उद्धरण चिन्ह यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा, और इकहरे उद्धरण चिन्ह यानी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। तो यहां पर क्या है? कोई भी किसी की बात को हम लोग ज्यों का त्यों जब लिखते हैं, यानी इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, तो वहां पर हम लोग उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा, क्या कहा? क्या कहा था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं तुम्हें आजादी
दूंगा। ठीक, अब यहां पर क्या है, आपने इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया, सिंगल या डबल तो आप तो प्रयोग कर सकते हो। क्लियर? अब हो गया। अब छठा जो है वह होता है हंस पद। इसका चिन्ह इस प्रकार से होता है। तो अब हम लोग ज्यादातर देखिए आप लोग उसका प्रयोग करते हो कि कोई भी वाक्य लिख रहे हैं, अब बोला जा रहा है, कोई भी डिक्टेशन या कोई भी वाक्य हम लोग लिख रहे हैं और कहीं पर कोई भी शब्द भूल जाते हैं, तो जब कोई भी शब्द छूट जाता है तो आप लोग इस प्रकार से कुछ हंसपद जिसे वो चिन्ह का प्रयोग करते हैं, वही क्या है, हंसपद चिन्ह या त्रुटिपूरक चिन्ह कहते हैं, इसे त्रुटिपूरक चिन्ह भी कहते हैं। तो वाक्य लिखते समय यदि कोई शब्द छूट जाता है तो उसे लिखने के लिए हम लोग हंस पद या त्रुटिपूरक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कोई भी वाक्य लिखा, क्या है, आजकल चारों, ठीक है, भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है। तो आजकल चारों भ्रष्टाचार है, यहां पर हम लोगों ने कुछ छोड़ दिया, क्या छोड़ा, और। तो आपने यहां पर हंस पद का इस तरह से चिन्ह लगाया और यहां ऊपर लिख दिया और। ठीक है, और आजकल चारों ओर भ्रष्टाचार है। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने विराम चिन्ह के बारे में पढ़ा। तो एक बार फिर से जान लीजिएगा कि विराम चिन्ह होता क्या है। तो वाक्य को पढ़ने, लिखते या बोलते समय रुकने के लिए या अपने भाव को प्रकट करने के लिए हम लोग जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे विराम चिन्ह कहते हैं। तो विराम चिन्ह क्या है, दो तरह से होते हैं, प्रयोग होते हैं। एक होता है जो वाक्य के अंत में प्रयोग होता है और दूसरा जो होता है वह वाक्य के बीच में प्रयोग होता है। तो वाक्य में अंत में प्रयोग किए जाने वाले 3 विराम चिन्ह होते हैं, पूर्ण विराम, प्रश्न सूचक और विस्मयादि बोधक। इसके अलावा जो वाक्य के बीच में प्रयोग होने वाले विराम चिन्ह हैं, अल्प विराम, अर्ध विराम, निर्देशक हो गया, विवरण चिन्ह है, योजक है, उद्धरण चिन्ह है और हंस पद है। ये सभी क्या है, वाक्य के बीच में प्रयोग किए जाते हैं। प्यारे बच्चों, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आप लोग गृह कार्य में पूर्ण विराम चिन्ह से संबंधित जो भी अभ्यास कार्य है उसे अपनी पुस्तक में आप लोग लिखेंगे। तब आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।